Hello students, today we will discuss about chapter 10th of history, which is British policies and their impact. In this chapter we will discuss land revenue system introduced by British and their effects on people, impact of British economic policies on craft and industries in India, drain of wealth from India to England and spread of western education in India. ठीक है, so let's begin with the chapter. तो अब क्या था कि जो इंडिया था वो हर एक फील्ड में चेंज हुआ जब ब्रिटिश रूल रहा, ठीक है, पर जो इम्पैक्ट इकोनॉमिक स्फीयर पर पड़ा वो बाद में पड़ा, मतलब बाद में एहसास हुआ उस चीज़ का कि ये इकोनॉमिक इम्पैक्ट कितना खतरनाक था. दिस इज़ बिकॉज द ब्रिटिश वो ट्रेडर्स थे, ठीक है, वो अपने जो ब्रिटिशर्स थे वो ट्रेडर्स थे, वो अपने प्रॉफिट के लिए इंडिया में सेटल हुए थे, ठीक है, और उनका ये था कि हमें इस चीज़ों को एक्सप्लॉइट करना है. तो उनका ये जो एटीट्यूड था वो बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ इंडिया की तरफ, और उन्होंने रूल में आने के बाद भी, इंडिया के रूलर्स बनने के बाद भी चीज़ों को एक्सप्लॉइट किया. About that traditional Indian economy, India was majorly an agriculture economy. Even before the British rule, a majority of the population lived in villages and only a small percentage lived in town, who were usually trading centers or capitals of their provinces or kingdoms. अब इंडिया जो था वहाँ पे मेनली एग्रीकल्चर चलता था, ठीक है, एग्रीकल्चर का टाइम था वहाँ पे, और विलेजेस इतनी सफिशिएंट थी कि वो क्रॉप्स की प्रोडक्शन कर सकें, ठीक है. तो ज़्यादा जो फार्मर्स वगैरह थे, पॉटर्स थे, वेवर्स थे, वो इंडियन विलेजेस में रहते थे. जो इंडियन विलेजर्स थे वो इकोनॉमी में इस तरीके से हिस्सा थे कि वो लोगों को, मतलब वो टैक्स पे करते थे, मतलब उनका इतना हिस्सा था, और टैक्स कौन कलेक्ट करता था? ज़मींदार कलेक्ट करते थे. दिन फिर आया उसके बाद जो ब्रिटिशर्स आए तो उन्होंने रेवेन्यू सिस्टम बिल्कुल चेंज कर दिया और नया रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम लेके आए. वो क्या था, ठीक है, जब ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा दिया गया, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के बाद क्या हुआ कि उन्होंने जो टैक्स सिस्टम था उसको चेंज कर दिया, ठीक है. वो चाहते थे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स कलेक्ट करें जितना वो कर सकते हैं. तो उन्होंने वो वाले एरियाज़ को एक्वायर किया, उन वाले एरियाज़ को अपने कब्जे में लिया जहाँ से वो टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, तो कर सकते थे, सॉरी. तो अब क्या हुआ कि उन्होंने उन एरियाज़ में ज़्यादा टैक्स लगाया, हाई टैक्स रेट्स लगा के उन्होंने बहुत सारा कैश वहाँ से जमा किया. देन आता है ऑल्थो नेटिव ऑफिशियल्स कलेक्टेड द रेवेन्यू, इट वाज द कंपनी ऑफिशियल हु सुपरवाइज द प्रोसेस ऑफ कलेक्शन. द ब्रिटिश ऑल्सो रियलाइज द कंट्री साइड कुड नॉट यील्ड रेवेन्यू बट कुड ऑल्सो ग्रो क्रॉप्स दैट यूरोप रिक्वायर्ड. तो अब उनको पता था कि जो यूरोप को चाहिए पैसे वो यहाँ से हम पूरे कर सकते हैं, ठीक है. मतलब उन्होंने क्रॉप्स जो थी वो भी अपनी मर्ज़ी से लगवानी शुरू कर दी कि आप इसकी जगह पे ये क्रॉप्स को लगाएंगे ताकि उनको फ़ायदा हो, ठीक है. तो द पॉलिसीज़ ऑफ ब्रिटिश रूल लेड टू इकोनॉमिक क्राइसिस. इसकी वजह से क्या हुआ कि इकोनॉमिक क्राइसिस आ गई उस टाइम पे बंगाल में, ठीक है. व नॉट क्योंकि जो फार्मर्स थे वो एबल नहीं थे इतने टैक्स मतलब हाई रेट जितने जो टैक्स था उसको पे करने में, वो अनेबल थे, ठीक है. अब अनेबल टू मीट द डिमांड्स ऑफ रेवेन्यू बाय द कंपनी ऑफिशियल, पीसेंट्स वर फोर्स्ड टू बोरो मनी. इसकी वजह से क्या था, उनको मनी बोरो करनी पड़ती थी, उधार लेना पड़ता था, और इसकी वजह से क्या होता था, वो बहुत ज़्यादा डेप्ट में चले जाते थे, ठीक है. तब बंगाल फेमिन ऑफ 17, अब भूखमरी हुई थी 1770 में, उसमें 10 मिलियन लोग मारे गए थे, ठीक है. तो उसमें अप्रॉक्स 1/3 पॉपुलेशन ख़त्म हो गई थी बंगाल की. तो अब क्या था कि किसकी वजह से हुआ, क्योंकि रिप्लेस कर दिया गया, मतलब क्रॉप्स की अदला बदली कर दी गई थी उस टाइम पे, इसीलिए हुआ था ये चीज़, ठीक है. तो अब आता है कि 1773 में जो वॉरेन हेस्टिंग्स थे उन्होंने इजरदारी सिस्टम लेके आए, वो इंट्रोड्यूस करवाया उन्होंने इजरदारी सिस्टम. इसमें क्या था कि लाइन जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट बिडर होगा वो कलेक्ट कर सकता है रेवेन्यू को 5 साल के लिए. तो ये जो एक्सपेरिमेंट था ये फेल हो गया. देन आता है परमानेंट सेटलमेंट. अब परमानेंट सेटलमेंट में क्या हुआ था कि जो इधरदारी सिस्टम था उसकी जो शॉर्ट कमिंग्स थी उसको पूरा करने के लिए इजरदारी सिस्टम ले आया गया, ठीक है. परमानेंट सेटलमेंट लाया गया. लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इंट्रोड्यूस करवाया परमानेंट सेटलमेंट को, और उसको हम ज़मींदारी सिस्टम भी बोलते हैं, 1793
1953 में। तो इसके फीचर्स क्या है मेन सबसे पहले तो कि द रेवेन्यू दैट द जमींदार हैड टू पे द कंपनी वाज फर्मली फिक्स्ड एंड वुड नॉट बी रेज्ड अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। जो रेवेन्यू होगा वो फिक्स होगा और कंपनी उसको बिल्कुल भी नहीं बढ़ाएगी। द जमींदार्स ऑफ बंगाल हु कलेक्टेड द लैंड रेवेन्यू वर रिकॉग्नाइज्ड एज द ओनर्स ऑफ द लैंड। जो जमींदार कलेक्ट करेंगे, बंगाल के जो ज़मींदार से कलेक्ट करेंगे, वो एक तरह से उसके ओनर्स कहलाएंगे जब तक वो कंपनी को टैक्स पे कर रहे हैं उस टाइम तक। इन केस ऑफ जमींदार कुड कलेक्ट मोर देन द प्रिस्क्राइब्ड रेवेन्यू दे कुड कीप द सरप्लस। तो अगर उससे ज़्यादा हो गए तो उसको निकाल दिया जाएगा। देन आता है द जमींदार्स वर गिवन हेरिडेटरी राइट्स ओवर द लैंड दे कुड सेल और मॉर्टेज द लैंड। अब उनको हेरिडेटरी राइट्स थे कि वो अपनी ज़मीन अपने मतलब आगे दे सकते हैं, जो अपना बेटा वगैरह है, या फिर उसको बेच भी सकते हैं। द लैंड कल्टिवेटर्स बिकम टेनेंट्स ऑफ द जमींदार्स एंड लॉस देयर एंसेस्ट्रल राइट्स इफ ए जमींदार फेल टू पे द रेवेन्यू देयर जमींदारी राइट्स आर ऑक्शनड ऑफ। अगर कोई ज़मींदार टैक्स पे करने में चूक जाता है तो उसके जो राइट्स हैं उसको बेच दिया जाता है, मतलब किसी और को दे दिए जाते हैं। अब इफेक्ट्स क्या हुए परमानेंट सेटलमेंट के? कल्टिवेबल एरिया, जो वेस्ट लैंड था उनको भी यूज़ में लाया गया। वेस्ट एरिया था, इसकी वजह से जो कल्टिवेबल एरिया है वो इंक्रीज़ हुआ। ठीक है, परमानेंट सेटलमेंट ने एक स्टेबिलिटी ऑफ इनकम, मतलब कि इनकम में स्टेबिलिटी आ गई। इट एनेबल द कंपनी टू मैक्सिमाइज इनकम एज द रेवेन्यू। तो अब क्या हुआ कि कंपनी को एक मतलब एक हवाला मिला कि वो अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि जो टैक्स रेट था वो हाई था। ठीक है, देन आता है when the जमींदार्स फेल टू पे their प्रॉपर्टी was seized and auctioned off। जब जमींदार्स टैक्स करने में एनेबल होते थे तो उनकी जो प्रॉपर्टी थी उसको सीज कर लिया जाता था, जब्त कर लिया जाता था और उसको उसकी बोली लगा के बेच दिया जाता था। ठीक है, देन आता है रोतवाड़ी सिस्टम। अब रोतवाड़ी सिस्टम क्या था कि ये सर थॉमस मुंडो ने इंट्रोड्यूस करवाया था 1820 में। ठीक है, तो इसके फीचर्स क्या थे? इसके फीचर्स है कि इस सेटलमेंट में पीसेंट्स और राइट वॉज रिकोगनाइज्ड द प्रॉपर्टी। जो फार्मर्स होंगे उनको एक तरह से ओनर माना जाएगा जब तक वो उस लैंड का टैक्स पे कर रहे हैं। द पीसेंट्स पेड द रेवेन्यू डायरेक्टली टू द रेवेन्यू कलेक्टर्स। वो सीधा किसको पे करेंगे? रेवेन्यू कलेक्टर्स को पे करेंगे। कोई ज़मींदार नहीं होगा बीच में, पीसेंट और गवर्नमेंट के बीच में कोई भी तीसरा बंदा नहीं होगा। The land revenue was fixed for a period of 30 years at a time after which it could be revised। जो लैंड रेवेन्यू है वो 30 साल के लिए फिक्स है, उसको कोई भी चेंज नहीं कर सकता था। द रेवेन्यू वॉज फिक्सड एट अबाउट हाफ ऑफ द, जितने प्रोड्यूस होगी उसका हाफ आपको देना पड़ेगा। द रेवेन्यू वॉज स्ट्रिक्टली कलेक्टेड एंड नो कंसेशन बस। ये बहुत स्ट्रिक्टली कलेक्ट किया जाता था और अगर क्रॉप फेलियर होती है तो भी ये कलेक्ट किया जाता था, इसीलिए ये सिस्टम फेल हो गया। देन आता है मालवाड़ी सिस्टम। मालवाड़ी सिस्टम was introduced in the central provinces and parts of north west India पंजाब बाय होल्ट मैकेंजी in 1833। याद रखना है किसने इंट्रोड्यूस करवाया था। अब इसके मेन फीचर्स क्या थे कि जो रेवेन्यू सेटलमेंट वाज मेड विद द एंटायर विलेज, सारी विलेज मिलके एक मतलब इकट्ठा टैक्स पे करेगी गवर्नमेंट को। द हेड ऑफ द विलेज कलेक्टेड द, जो हेड होगा विलेज का वो कलेक्ट करेगा और आगे पास करेगा, ब्रिटिश ऑफिशियल्स को दे देगा। द एंटायर लैंड ऑफ द विलेज वाज मेजर्ड एट द टाइम ऑफ फिक्सिंग द रेवेन्यू। सारा लैंड एक तरह से मापा जाता था जब लैंड रेवेन्यू लैंड टैक्स फिक्स करना होता था उस टाइम पे। ठीक है, तो उसके बाद आता है ड्रेन ऑफ वेल्थ। जो ब्रिटिश रूल इन इंडिया was suited to the interest of British economy and industries. Indian wealth and resources were exported to Britain for which India got no adequate economic returns। अब क्या था कि ब्रिटिशर्स पूरी तरह से एक्सप्लॉइट कर रहे थे इंडिया को। वो जो ब्रिटिश इंडियन गुड थे उनको बाहर बेचते थे और उसके रिटर्न में उनको कुछ भी नहीं मिलता था। इसकी वजह से क्या हुआ कि ड्रेन ऑफ वेल्थ एक टर्म दी गई इंडिया के लिए कि उनका जो गुड्स हैं वो बाहर तो भेजे जा रहे हैं लेकिन उनको उनके बदले में ज़्यादा कुछ नहीं मिल रहा। दादा भाई नारोजी नेशनलिस्ट लीडर एंड इकोनॉमिस्ट पुट फॉर द ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी इन हिज बुक पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल। इसकी ये थ्योरी दादा भाई नारोजी ने अपनी बुक में कवर किया। ही स्टेटेड दैट इंटरनल फैक्ट्स आर नॉट पॉसिबल फॉर पॉवर्टी ऑफ इंडिया बट रादर इट वाज एज अ रिजल्ट ऑफ ब्रिटिश रूल इंडिया दैट इनिशिएटेड एन ऑर्गेनाइज्ड ड्रेन ऑफ रिसोर्सेज एंड वेल्थ टू ब्रिटेन। अब क्या था कि उन्होंने ये कहा कि पॉवर्टी अकेली इंटरनल फैक्टर्स की वजह से नहीं, ब्रिटिश रूल की वजह से भी आई है, क्योंकि ब्रिटिश रूलर्स क्या कर रहे थे, इंडिया के रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करके ब्रिटेन को
अच्छा बना रहे थे। द ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी वॉज फर्दर एनालाइज्ड एंड डेवलप्ड बाय आर सी दत्त इन हिज बुक। अपनी बुक में उन्होंने और ज़्यादा इसको एक्सप्लेन किया आर सी दत्त ने, ठीक है। Then आता है इंट्रोडक्शन ऑफ मॉडर्न एजुकेशन पॉलिसी। द ब्रिटिश केम टू इंडिया एज अ ट्रेडिंग ग्रुप इवेंचुअली व्हेन दे टू कंट्रोल बाय इंडिया। ब्रिटिशर्स तो ट्रेडिंग ग्रुप के हवाले से आए थे, तो अब क्या था कि उन्होंने कंट्रोल कर लिया पूरी एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर इंडिया के, ठीक है। तो अब उनको ये पता था कि हमारा काम सब संभालने के लिए कई लोगों की लोड पड़ेगी, तो उन्होंने क्या किया, टू गेट देम फ्रॉम इंग्लैंड डिड नॉट सीम अ वायबल। तो उनको ये अच्छा ऑप्शन नहीं लगा, तो उन्होंने क्या किया, यहीं पे एजुकेशन पॉलिसी चलाने की शुरू किया, मतलब कि हम यहीं पे एजुकेशन देनी शुरू करेंगे, मॉडर्न एजुकेशन। देन आता है चार्टर एक्ट ऑफ 1813। चार्टर एक्ट ऑफ 1813 वॉज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स इंट्रोडक्शन ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन। ये सबसे पहला स्टेप था, क्या था कि इट डायरेक्टेड द कंपनी टू स्पेंड द सम ऑफ 1 लाख रुपये टू एजुकेशन ऑफ इंडिया। तो अब इसमें क्या था कि हम जो कंपनी थी वो इंडियंस के ऊपर 1 लाख रुपया खर्च करेगी उनकी एजुकेशन के लिए, ठीक है। पर ये जो अमाउंट थी अवेलेबल नहीं थी 1823 तक उनके पास, ठीक है। देन आता है ओरिएंटेशन वर्सेस एंग्लिस्टिक्स। तो इसमें क्या था कि 2 ग्रुप्स थे। जो ओरिएंटलिस्ट थे वो चाहते थे कि इंडियन लिटरेचर उनको लर्न करे, ठीक है, क्लासिकल और वर्नैकुलर लैंग्वेज संस्कृत, अरेबिक, पर्शियन को लर्न करें। दूसरी तरफ जो एंग्लोज थे वो चाहते थे कि वेस्टर्न लर्निंग को बढ़ावा दिया जाए। तो ये है इस लेसन में। सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर टुडे।